So like every chapter, इस बार भी you are not able to find the summary कि क्लास 8th हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में एग्जैक्टली क्या है, किस बारे में बात की गई है और इसको कैसे समराइज किया जाए. So I have come with the idea to provide the short and crispy notes to you people. So let's start. तो ये चैप्टर किस बारे में है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका. तो इंट्रोडक्शन में है इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली इंडिया जो है आज़ाद हो गया था ब्रिटिशर से. तो इंडिया आज़ाद तो हो गया, इंडिया वॉज हैप्पी, आज़ाद तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. प्रॉब्लम्स लाइक बहुत से चैलेंजेस क्या क्या थे, उसको क्या फेस करना था, लाइक रेफ्यूजीज रीसेटलमेंट, प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन, क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया को अपना, कि जैसे हमारे घर में बहुत से रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करते हैं तभी हमारे जो है हम ऐसे अपने डेज जो है दिन में बहुत से रूल्स फॉलो करते हैं जो कि घर में हमारे अप्लाई होते हैं. लाइकवाइज इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जिसमें बहुत सारे रूल्स थे. कौन रूल करेगा इंडिया को जो रूल करेगा उसको कैसे जो है इलेक्ट किया जाएगा, तो ये सभी प्रोसीजर था. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी सारी थी. अब सोचना था इसको सॉल्व कैसे करना है. तो चैलेंजेस ऑफ अ न्यू नेशन. तो क्या क्या चैलेंजेस थे. इंडिया, हमारा प्यारा भारत, उस टाइम पे प्रॉब्लम थी डाइवर्सिटी की. डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता. लैंग्वेज में डाइवर्सिटी थी, रिलीजन में थी, कल्चर में थी. हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, पारसीज थे, जैन्स थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग थे. कल्चर डिफरेंट. हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हमें एकदम अलग डांस फॉर्म मिलेगा, अलग लैंग्वेज मिलेगी, अलग कल्चर मिलेगा, अलग टाइप के लोग मिलेंगे, उनके बोलने का वे अलग होगा और उनके रहने का ढंग अलग होगा. तो बहुत ही डाइवर्सिटी थी. तो हमारे में ये दिक्कत थी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी थी, उसको कैसे फेस किया जाए. क्योंकि एक जगह, एक ये प्लेस है, वहाँ अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं कुछ चीज़ों को लेकर के. सब चीज़ों में लेकर के नहीं, कुछ चीज़ों को लेकर के डिफरेंसेस हैं उन लोगों में. तो ऑब्वियस सी बात है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत से चांसेस हैं. भारी संभावना है कि इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा. एक पप्पू है और एक गोलू है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना. तो इंडिया को ये सोचना था कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए. पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस था. ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान. अब कुछ लोग जो है वेट अ मिनट, तो ये है अगर हमारा इंडिया और ये है पाकिस्तान. तो बहुत से लोग इंडिया में आए थे जो कि चाहते थे इंडिया में रहना, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का हिस्सा बने, पाकिस्तान के सिटीजन बने. तो इसीलिए ऐसे बहुत से लोग थे जो कि इंडिया में आए. कितने लोग आए थे, 8 मिलियन रेफ्यूजी. इंडिया में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन थी और अब हमें ये 8 मिलियन रेफ्यूजीज का भी ध्यान रखना है. तो इनको हमें इन 8 मिलियन रेफ्यूजी को कैसे घर दिलाना है और उनकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है, अब उनको भी हमको एम्प्लॉयमेंट देना होगा. तो ये सब चीज़ें थी जिनको जो है सॉल्व करना था. अब 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, 500 प्रिंसली स्टेट्स, उनका इंटीग्रेशन, नीड टू यूनिफाई अ फ्रैगमेंटेड कंट्री एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. तो पोवर्टी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से हम कह सकते हैं एक पोवर्टी की प्रॉब्लम थी, इंडिया में पोवर्टी थी, उसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ये प्रॉब्लम आती है, पोवर्टी को कैसे सॉल्व किया जाए. तो चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन. देन हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनती है, 1946 में. ये याद रखना, 1946 में बनी थी. तो
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबको अधिकार मिलेगा वोट करने का, लेकिन एक स्पेसिफिक एज थी उसके वो एज अगर आप क्रॉस करते हैं तो तभी आप वोट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे जेंडर रिलेटेड कोई इनइक्वालिटी नहीं थी कि मेन है तो आप वोट कर सकते हैं, वुमेन है तो आप वोट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई सिनारियो नहीं था। हमारी कंट्री में माय कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी जेंडर के लोगों को वोटिंग राइट दिया। और जिससे क्या हुआ, ऐसा भी नहीं कुछ था कि जिनके पास प्रॉपर्टी सिर्फ वही मैन जो है वोट दे सकते, जैसे कि फ्रांस में पहले होता था कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन मैन और वुमेन में नहीं किया गया वोटिंग के लिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो गई। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सेक्युलर स्टेट, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, तो कोई इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को सम्मान से जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ऑल्दो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है। बहुत से हमारे कंट्री में इम्प्रूवमेंट भी आए हैं। तो ऑल ओवर सेक्युलर स्टेट है इंडिया। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब ये है हमारी कंट्री अगर, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे ज़्यादा पावर होगी किसके पास? सेंटर के पास होगी। सेंटर में सबसे स्ट्रांग होता है पीएम, जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके बाद स्टेट के पास पावर होती है, उसमें सीएम स्ट्रांग होता है। और उसके बाद लोकल लेवल पे आती है पावर, जैसे कि पंचायत हो गई, म्युनिसिपैलिटी। आपके घर के पास पार्क होगा और नाली वगैरह होगी, पानी कैसा आ रहा है, नाली साफ होती है कि नहीं, आपके घर के आसपास जो रोड है वो साफ रहती है कि नहीं, तो वो सब लोकल का काम होता है, लोकल लोगों का। उन्हीं लोकल्स को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं शहरों में, सिटीज में। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, देखते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, 4th पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इंडिया में छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स थे, 500 प्लस ऐसे स्टेट्स थे। अब उन सबको इंडिया का पार्ट बनाना था। इन द सेंस, जैसे कि एक स्टेट है ABCD, तो ये हमें बी को कन्विंस करना है कि आप इंडिया का ही पार्ट बनिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है, मान लीजिए बी यहाँ पे है, ये बी है। अब मान लीजिए बी अगर कहते हैं नहीं इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब इंडिया के लिए अब ये बी कंट्री एक नेबरिंग कंट्री हो गई। अब ये बी जो है इंडिया का हिस्सा नहीं रहेगा, ये एक दूसरी कंट्री बन गई। तो ऐसे सभी 500 स्टेट्स को कन्विंस करना था कि आप इंडिया का पार्ट बनिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में तो कैसे कैसे इंटीग्रेशन होता है इतने सारे स्टेट्स का इंडिया में, तो उन सब को देखने का काम, ये सब मैनेज करने का काम था किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। और इन दोनों लोगों ने जो है डिप्लोमेसी और फोर्स का यूज किया। किसका यूज किया? डिप्लोमेसी एंड फोर्स का यूज किया। तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिसको इंडिया में अनेक्स करने में दिक्कत आती है, जैसे कि हैदराबाद हो गया, और हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ये 3 स्टेट से, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के थ्रू अनेक्स किया जाता है, जो कि 1948 में हुआ था। फिर कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, फिर जूनागढ़ को पब्लिक रेफरेंडम से। उसके बाद
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में ये था कि इंडिया में जो है बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो अगर कहा जाए कि लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा पहला स्टेट फॉर्म होता है तो वो था आंध्र प्रदेश 1953 में। फिर 1953 में इसी साल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है। रिपोर्ट इसकी 1956 में आती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये हो गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट आता है उसके बाद, इसमें कि सबसे पहले इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया 1951 में, जिसका गोल क्या था, एग्रीकल्चर पे फोकस करना, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, लेकिन मेन फोकस था एग्रीकल्चर। सेकेंड 5 ईयर प्लान भी आता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री पे फोकस करता है। तो प्लानिंग कमीशन जो है इसलिए बना था कि इंडिया को कैसे हम इकोनॉमिकली और डेवलप करते जाएं, कैसे वो जो है ग्रो करेगा इंडिया। उसके बाद आता है रोल ऑफ नेहरू एंड डेमोक्रेसी। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जो है किस पे फोकस किया, कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे जो है इंडिया को और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ की इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई हो, हमारे यहाँ रिलेंटलेसली इलेक्शंस हेल्ड करवाए गए। फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का क्या रोल था फॉरेन पॉलिसी में? तो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है अडॉप्ट किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था कि एक टाइम ऐसा था 1947 के आसपास या 1947 के बाद का, कि एक तरफ यूएसए था और एक तरफ रशिया, इट वुड बी बेटर टू से यूएसएसआर। तो यूएसए जो है एक तरफ था और एक तरफ रशिया था। बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जो कि यूएसए को फेवर करती थी, बहुत सी रशिया को। तो इंडिया कहती है हम ना यूएसए को हम सपोर्ट करेंगे फुली ओपनली, ना ही रशिया को करेंगे सपोर्ट, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जैसे मिडल पाथ होता है, या हम कह सकते हैं मॉडरेट। तो कह रहे हैं ना हम यूएसए का पार्ट रहेंगे ना रशिया का। तो जो लोग यूएसए और रशिया का पार्ट नहीं बनते हैं वो किसका पार्ट बन जाते हैं? वो लोग नाम का पार्ट बन जाते हैं, नाम का पार्ट बन जाते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम नाम का जिक्र करेंगे। तो आज हमारा नेशन कैसा है? हमारे कंट्री ने 1947 के बाद बहुत प्रोग्रेस किया, चाहे वो एजुकेशन में हो, जितने नंबर ऑफ स्कूल्स पहले थे अब उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, कॉलेजेस हैं इतने सारे, आईटी सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, पॉवर्टी को हमने जो है चैलेंज किया, इनइक्वालिटी को फेस किया, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है, यहाँ पे इकोनॉमिकली बढ़िया है, लोग कमाते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, वहीं पे ये बी वाले लोग इतने कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीते हैं और उतनी इनकी कंडीशन अच्छी नहीं, ना ही इकोनॉमिकली, ना हेल्थ, ना बेसिक फैसिलिटीज़। तो ये इसी को कहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। तो रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करना था, मतलब ए को भी डेवलप करना है, बी को भी डेवलप करना है। तो इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी कंक्लूजन हमारा ये है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी अभी भी है, इतने समय के बाद भी। तो बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थ्रू इंटीग्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन।